पुरानी बात है। किसी शहर में एक बढ़ई रहता था। बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले को कहते हैं। उसके यहाँ एक ही लड़का था। हर बाप की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा उसके काम काज में हाथ बटाए, उसका काम संभाले। लेकिन उसका बेटा एक नंबर का काहिल और नखट्टू था। दिन भर पड़ा पड़ा पलंग तोड़ता रहता या शहर में आवारा गर्दी करने निकल जाता। बाप ज्यादा कुछ कहता सुनता या डांटता तो वो कई कई दिन घर वापस ना आता। माँ बाप दोनों परेशान थे। बुढ़ापे में बाप काम करता है और जवान बेटा पड़ा ईंटता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। मोहल्ले वालों ने बढ़ई को मशवरा दिया कि लड़के की शादी कर दो, इस पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा, बीवी घर आएगी तो खुद ब खुद संभल जाएगा। चुनाचे बढ़ई ने उनकी बात मान ली और बेटे की शादी कर दी। बहू घर में आ गई, एक खाने वाला और घर में बढ़ गया। लेकिन बेटे पर कोई असर ना हुआ। अब तो उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। दिन भर बीवी के पल्लू से बंधा रहता। बीवी भी समझा समझा कर थक गई। आखिर एक दिन बीवी ने तंग आकर कहा, मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। सारी दुनिया मुझे नखट्टू की बीवी होने का ताना देती है। मुझसे अब ये ताने नहीं सुने जाते। बीवी का तीर ठीक निशाने पर बैठा। अगले दिन उसने बीवी से खाना पोटली में बांधने को कहा। खाने की पोटली साथ ली और निखट्टू बैलगाड़ी में लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। वो जंगल में पहले तो इधर उधर घूमता रहा। दोपहर हो गई तो खाना खाया, झरने से ठंडा पानी पिया और एक पेड़ की ठंडी छांव में पड़कर सो गया। शाम को उठा तो देखा जितने भी बढ़ई लकड़ी काटने आए थे सारे लकड़ियों से गाड़ियां बढ़ बढ़ कर वापिस लौट रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कैसा निकम्मा और नखट्टू है, बड़ा सो रहा है। वो खुद एक एक पेड़ के पास जाता और जाकर पूछता कि ए पेड़, मैं तुझे काट लूं या ना काटूं। शाम हो गई और वो बेचारा जंगल में अकेला रह गया। आखिर रात के लगभग एक पेड़ में से आवाज आई, हाँ मुझे काटो और मेरी लकड़ी का पलंग बनाकर सोने के 1.25 लाख टके का बेचना। लड़के ने पेड़ काटना शुरू कर दिया और आधी रात को लकड़ी लेकर घर पहुंचा। उसके माँ बाप और उसकी बीवी परेशान थे। इतनी देर हो गई और अभी तक घर वापस नहीं लौटा। बाप जिससे भी पूछने गया उसने यही जवाब दिया कि तुम्हारा लड़का तो बड़ा ही निकम्मा और नखट्टू है। वो एक एक पेड़ के पास जाता और पेड़ से पूछता कि मैं तुम्हें काटूं या ना काटूं। बाप ने सर पकड़ लिया कि मेरा बेटा इतना निकम्मा और नखट्टू है कि ये कुछ कर नहीं सकता। आधी रात को जब वो घर पहुंचा तो सब सो चुके थे, सिर्फ उसकी बीवी जाग रही थी। वो उसी वक्त औजार लेकर पलंग बनाने बैठ गया। बीवी ने कहा, सुबह बना लेना, क्या इसी वक्त बनाना जरूरी है? लेकिन उसने बीवी की बात भी ना सुनी और सुबह तक उसने सारी रात मेहनत करके एक पलंग तैयार कर लिया। फिर जल्दी से उसे बुनना शुरू कर दिया। ये इतवार का दिन था। इतवार के दिन बादशाह के महल के बाहर एक बाजार लगा करता था। उस बाजार में लोग दूर दूर से अपना सामान बेचने के लिए आते थे। शाम तक जिसका सामान नहीं बिकता था तो बादशाह के हुक्म के मुताबिक महल के दारोगा उसे खरीद लेते थे। बढ़ई का लड़का भी उसी बाजार में अपना पलंग बेचने के लिए बैठ गया। जो भी खरीदार आता और पलंग की कीमत पूछता तो जवाब मिलता सोने के 1.25 लाख टके। लोग उसे पागल कहते हुए वहां से चले जाते। एक मामूली से पलंग की कीमत सोने के सिक्कों में मांग रहा है। जो उसे जानते थे वो उसका मजाक उड़ाते कि बुद्धू पहली बार कुछ बना कर लाया है, वो क्या जाने कि कौन सी चीज कितने में बिकती है। शाम हो गई, सारे दुकानदार अपना अपना सामान बेचकर अपने अपने घरों को चले गए, मगर वही सिर्फ बेचारा अकेला बैठा रह गया। बादशाह के नौकर भी पलंग खरीदने आए तो वो भी इतनी ज्यादा कीमत सुनकर वापस चले गए। बादशाह ने अपने दरीचे से झांक कर देखा तो उन्हें एक आदमी पलंग लिए बैठा हुआ नजर आया। बादशाह ने दारोगा को बुलाकर पूछा, नीचे जो आदमी पलंग लेकर बैठा है उसका पलंग अभी तक क्यों नहीं खरीदा गया? दारोगा ने जवाब दिया, हुजूर ये तो कोई पागल शख्स है, एक मामूली से पलंग की कीमत सोने के 1.25 लाख टके मांग रहा है। बादशाह ने कहा, इसे हमारे सामने हाजिर करो। बढ़ई के लड़के को बादशाह के हुजूर बुलवाया गया। बादशाह ने उससे कहा कि तुम जानते नहीं
कि एक मामूली से पलंग की कीमत क्या होती है। बड़ई के लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा पलंग कोई मामूली पलंग नहीं। आप एक रात इस पर सोकर देखिए। अगर ये पलंग आपको मामूली लगे तो मैं इसकी अदा की हुई रकम आपको वापस लौटा दूंगा। बादशाह ने दरोगा को हुक्म दिया कि बड़ई के लड़के को 1.25 लाख अदा कर दो और हमारा बिस्तर आज इसी पलंग पर लगा दिया जाए। बड़ई का लड़का चादर में सिक्के बांधकर रात देर तक जब घर पहुंचा तो उसकी माँ समझी कि बेटा अनाज लेकर आया है। उसने बहू को आवाज दी, ले बहू, आज तो हमारा कमाऊ पुत अनाज लेकर आया है। जा चक्की पर जा और आटा पीस कर रोटी बना ले। बहू ने आकर पोटली उठाई तो बड़ी भारी लगी। उसने खोल कर देखा तो सोने की चमक से आंखें हीरा हो गईं। वो खुशी खुशी सास के पास ले गई। अम्मा, इसमें अनाज नहीं, कुछ और है। और क्या होगा? बड़ी बी ने आकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर तो बुढ़े बुढ़िया ने बेटे की वो बलाएं लीं, वो तारीफ की कि कुछ कहने को नहीं। उनके तो दिन ही फिर गए। उधर बादशाह पलंग पर सोने को लेटा तो नींद न आई। देखें अब क्या होता है। इंतजार में बेचारा चुपचाप लेटा रहा। रात 12 बजे के करीब पलंग का एक पाया बाकी तीनों पायों से बोलने लगा, अरे भाई सुनते हो तीनों यारो, बादशाह को संभाल कर रखना, मैं जरा हवा खोड़ी करके वापिस आता हूँ। बादशाह दम साधे पलंग पर लेटा रहा। पलंग में से एक पाया निकला और उड़ता हुआ एक तरफ को चला गया। अभी जरा थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो वापिस आ गया। दूसरे पाये ने पूछा, बड़ी जल्दी वापिस आ गए? वो बोला, मैं तो बाहर निकला तो देखा कि बादशाह के जूते में एक काला नाग बैठा हुआ है। मैंने सोचा कि अब यही हमारे मालिक हैं, इनकी जान बचाना हमारा फर्ज है। सुबह ये जूता पहनेंगे तो सांप इन्हें काट लेगा और बादशाह सलामत मर जाएंगे। तो मैंने उस सांप को मार डाला। दूसरे पावे ने कहा, अब तुम भाइयों तीनों बादशाह को संभालो, मैं भी हवा खोड़ी करके वापिस आता हूँ। फिर खट से आवाज आई और दूसरा पावा भी उड़ता हुआ दरवाजे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो भी वापिस आ गया। तीसरे पाए ने पूछा, क्या बात है, तुम भी जल्दी वापिस आ गए? वो बोला, मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि दो चोरों ने बादशाह के खजाने पर नकब लगा रखी है और खजाना लूट कर जा रहे हैं। मैं उन दोनों चोरों को मार आया हूँ। फिर तीसरा पाया कहने लगा, दोस्तों अब तुम बादशाह को संभालो, मैं सैर करके वापिस आता हूँ। वो गया तो काफी देर के बाद वापिस आया। चौथे पाये ने कहा, भाई मुझे भी घूमने जाना था, तुमने बड़ी देर लगा दी। तीसरा पाया बोला, अरे भाई मैं तो बहुत ही अच्छा तमाशा देख कर आया हूँ, लेकिन अकेले देखने में मजा नहीं, तुम तीनों को भी साथ लेने आया हूँ। पहले पाये ने कहा, लेकिन हम चारों चले जाएंगे तो बादशाह को संभालेगा कौन? तीसरा पाया बोला, बादशाह तो बेखबर सो रहे हैं, चलो बादशाह को भी साथ लिए चलते हैं। अचानक वो पलंग जमीन से बुलंद होता हुआ हवा में उड़ता हुआ महल से बाहर निकल गया। बादशाह का तो डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन बेचारा सांस रोके बिस्तर पर पड़ा रहा। दूर किसी जंगल में जाकर पलंग एक पैर पर टिक गया। बादशाह ने जरा सी आंख खोलकर देखा तो उस जंगल में एक आलीशान और खूबसूरत बाग लगा हुआ था। सोने चांदी की कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे। सोने चांदी के बर्तनों में खाना तकसीम हो रहा था। किसी ने कहा, देखो वो पलंग पर एक आदमी सो रहा है, उसे भी खाना देकर आओ। लोगों ने सोने चांदी की तश्तरियों में पुलाव जर्दा लाकर बादशाह के सामने रख दिया। फिर नाच गाने की महफिल जम गई। हसीनो जमील परियों ने ऐसा नाच दिखाया कि सब वाह वाह कर उठे। सुबह के करीब जश्न खत्म हुआ। परियां उनका राजा और मेहमान चले गए तो नौकरों ने बाग को उजाड़ना शुरू कर दिया। तीसरा पाया बोला, दोस्तों यही वक्त है बादशाह से वफादारी निभाने का, चलो इस बाग को बादशाह के लिए बचा लें। चारों पाए पलंग से निकले और तरातर उन लोगों के सरों पर पड़ने लगे। वो लोग घबरा गए, सारा बाग और साजो सामान छोड़कर वहां से भाग निकले। इसके बाद चारों पाए आकर बादशाह के पलंग के साथ लगे और उड़ते हुए वापिस उनको उनकी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया। बादशाह की तो जान में जान आई। नींद तो खैर क्या आती, सुबह हो गई। बादशाह ने नौकरों से जूता तलब किया तो खादिम ने आकर बताया कि बादशाह सलामत के जूते में
ایک کالا سانپ مرا ہوا پڑا ہے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ رات بادشاہ نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، جو کچھ بھی ہوا وہ حقیقت تھی۔ اسی وقت شاہی خزانے کا خزانچی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ رات کو خزانے کے پہرے دار سو گئے تھے۔ دو چوروں نے نقب لگا کر خزانے کو لوٹنے کی کوشش کی، لیکن پہرے داروں نے انہیں مار ڈالا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ چوروں کو کس نے مارا ہے۔ انہوں نے اسی وقت پہرے داروں کو سزا دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاص نوکروں کو بلا کر کہا کہ شہر کے باہر جو جنگل ہے وہاں جاؤ اور اس کی خبر لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ واپس آ گئے اور بے حد حیرت کے ساتھ اطلاع دی کہ جنگل کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ وہاں پر تو بڑا ہی خوبصورت باغ لگا ہے، سونے چاندی کی کرسیاں اور سونے چاندی کے ڈھیروں برتن رکھے ہیں۔ بادشاہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا۔ یہ وہی باغ تھا جو انہوں نے رات کو دیکھا تھا۔ یہاں اتنا سونا اور چاندی تھا جو بادشاہ کے پورے خزانے میں نہیں تھا۔ بادشاہ نے بڑئی کے لڑکے کو بلا کر انعام و اکرام دیا اور سارا سونا چاندی اپنے خزانے میں جمع کروا لیا۔